आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 4 जुलाई 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। हॉर्मोज में यूरोप की एंट्री, ब्रिटेन फ्रांस के साथ ओमान का बड़ा दांव, ईरान को चैलेंज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फ्रांस ने उतारे जंगी जहाज, क्या अब ईरान से होगा मुकाबला? ईरान की सख्त वार्निंग, हॉर्मोज में बाहरी मिलिट्री आई तो अंजाम भुगतना होगा। क्या नेटो से टकरा सकता है ईरान? ईरान ने कर दिया ऐलान, आखिरी रसूमात में कहा शहीद अली खामनेई के खून का बदला लेकर रहेंगे हम। गिरफ्तारी के डर से पीछे हटा इसराइल का नफरती मिनिस्टर बेन ग्विर, एक और ट्रिप कैंसिल। गजा बोला ईरान की जंग के बाद दुनिया ने हमें अकेला छोड़ा। उधर लेबनान से फौज नहीं हटाएगा इसराइल, कर दिया बड़ा ऐलान। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिया सख्त बयान, कहा नेतन्याहू पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक रहा। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और पहली खबर ईरान से ताल्लुक रखती है। पहली 3 खबरें बड़ी हैं, बेहद बड़ी। क्या हॉर्मोज में अब सिर्फ ईरान की नहीं चलेगी? क्या ओमान ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे यूरोप की नेवी भी सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में उतर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मोज का पूरा गेम बदल सकता है। 4 जुलाई को ब्रिटेन और फ्रांस ने जॉइंट स्टेटमेंट, एक साझा बयान जारी करके कहा कि ओमान उनके साथ मिलकर, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर अपनी समुद्री हदों में जहाज़ों की महफूज आवाजाही यकीनी बनाएगा। जबकि ईरान क्या कह रहा है, जो हमने रास्ता बताया उधर से जहाज़ निकालो। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन, ओमान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ना, तो ओमान की तरफ से निकालने वाली बात कर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हॉर्मोज में आज़ाद मूवमेंट बनाए रखने के लिए कई मुल्कों की मिलिट्री भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तैनात की जा सकती है। नेटो आ रहा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी दुनिया की इकनॉमी की लाइफलाइन है और वहाँ हर मुल्क के जहाज़ों की महफूज आवाजाही, महफूज मूवमेंट बहाल रखना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान लगातार कह रहा है कि हॉर्मोज में वही कायदे लागू होंगे जो ईरान तय करेगा। लेकिन अब ओमान का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ खुलकर खड़ा होना इस बात का इशारा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान के मुकाबले एक नया इंटरनेशनल अलायंस भी तैयार किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अब यूरोप की एंट्री हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर है, फ्रांस ने ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों से निपटने वाले अपने खास जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में भेज दिए हैं। सवाल यह है कि क्या अब हॉर्मोज की सिक्योरिटी सिर्फ ईरान के हाथ में नहीं रहने वाली? 4 जुलाई को फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अपने माइन काउंटर मेजर्स यानी कि बारूदी सुरंगों को तलाश कर उन्हें हटाने वाले जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। मैक्रों ने कहा कि ये फोर्सेस अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर, दूसरे ममालिक की नेवीज़ के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाज़ों की महफूज आवाजाही बहाल करने और समुद्री ट्रैफिक की हिफाजत करने के लिए तैयार है। मैक्रों ने यह भी बताया कि ओमान से बातचीत के बाद फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गाल वापस बुलाने का फैसला किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर बुला लेंगे ताकि जंग की पूरी आर्ट ना मिले। लेकिन माइन हटाने वाली फोर्स और उसको सिक्योरिटी देने वाले जंगी जहाज़ फ्रांस के वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तैनात रहेंगे। दोस्तों, ईरान पहले ही हॉर्मोज में फ्रांस की किसी भी मिलिट्री मौजूदगी को खारिज कर चुका है। ऐसे में फ्रांस की ये तैनाती बताती है कि हॉर्मोज अब सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं रहा, बल्कि यूरोप भी सीधे इस समुद्री मुकाबले का हिस्सा बनता जा रहा है। अब तीसरी खबर एक और सवाल के साथ कि क्या ईरान की अगली जंग हॉर्मोज की वजह से होने वाली है? और क्या इस बार उसका मुकाबला सिर्फ अमेरिका और इसराइल से नहीं बल्कि नेटो के सबसे ताकतवर यूरोपीय मुल्कों से भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह एक एक करके यूरोप की मिलिट्री हॉर्मोज की तरफ बढ़ रही है, उसके बाद ईरान की ये ताज़ा वार्निंग जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत कुछ कह रही है। 4 जुलाई को ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़िम गरीबाबादी ने ब्रिटेन और फ्रांस के उस जॉइंट प्लान पर सख्त एतराज़ जताया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मिलिट्री फोर्स और जंगी जहाज़ तैनात करने की बात कही गई है। फ्रांस ने तो ये अमल शुरू भी कर दिया। गरीबाबादी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी बाहरी ताकत के लिए अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने का मैदान नहीं है। हॉर्मोज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ उसके साहिली मुल्कों की है और ईरान इस रास्ते की हिफाजत करने वाला
जिम्मेदार मुल्क है। ईरान ये नहीं कह रहा कि अकेले हम ही हिफाजत के ठेकेदार हैं, वो कह रहा है जितने साहिली मुल्क हैं, सऊदी है, कुवैत है, यूएई है, ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तो ख़ास तौर से ओमान और ईरान है। कासिम गरीबाबादी ने साफ वार्निंग देते हुए कहा कि अगर किसी ने हॉर्मुज़ में किसी भी तरह की मिलिट्री हरकत की तो उसके नतीजों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होगी। यूरोप को ईरान वार्निंग दे रहा है। ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है दोस्तों। पिछले कुछ घंटों में पहले ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलिट्री मिशन की बात की हॉर्मुज़ में, फिर फ्रांस ने बारूदी सुरंगें हटाने वाली अपनी फोर्स भी तैनात कर दी, और अब ईरान ने सीधे वार्निंग जारी कर दी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज़ अब अमेरिका ईरान का नहीं बल्कि ईरान और पूरे यूरोप के बीच अगले टकराव की वजह बनने जा रहा है? हम देखेंगे। आयतुल्लाह अली खामनी साहब की आखिरी रस्मात चल रही हैं और ईरान ने इस दौरान साफ कह दिया है कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनी का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान का कहना है कि जब तक इस कत्ल के जिम्मेदार लोगों से हिसाब नहीं लिया जाता तब तक ना ईरान के लोगों का गुस्सा ठंडा होगा और ना दुनिया भर में उनके हिमायतियों के जख्म भरेंगे। लेकिन वो बॉम्बिंग तो नेतन्याहू और ट्रंप के कहने पर हुई थी जिसमें वो शहीद हुए। क्या कहना चाहता है ईरान? फिलहाल 4 जुलाई को ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके कहा कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। बयान में अमेरिका और इसराइल पर निशाना साधते हुए कहा गया कि दोनों ने मिलकर आज के दौर की सबसे बड़ी दहशतगर्दी साजिश को अंजाम दिया और इस जुर्म के जिम्मेदार लोगों को उसके नतीजे भुगतने होंगे। दोस्तों, ये बयान ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री दे रही है। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान इस मामले को अभी ख़त्म हुआ नहीं मान रहा। यानी जंग भले रुक गई हो लेकिन बदले की कहानी अभी बाकी है, इंतकाम बाकी है। क्या गिरफ्तारी के डर से बेन गुवेर पीछे हट गया? इसराइल के सबसे कट्टर मंत्रियों में गिने जाने वाले इतमार बेन गुवेर ने अब न्यूयॉर्क का अपना दौरा रद्द कर दिया है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग और बड़े एहतजाज की तैयारियों के बाद ये फैसला लिया गया। 4 जुलाई को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुवेर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होने वाली यूएन की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक लोकल लोगों ने उसके खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी की थी, जबकि कई ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने बेन गुवेर की जांच और गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले 1 महीने में ये दूसरी बार है जब बेन गुवेर का अमेरिका दौरा रद्द हुआ है। इससे पहले उसकी एक निजी फैमिली ट्रिप भी कैंसिल हो गई थी। लेकिन याद रखिएगा, जोरान ममदानी ने यही तो कहा था, नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। बेन गुवेर, उसको भी किया जा सकता था क्या? लोगों की मांग सुननी पड़ती जोरान ममदानी को। फिलहाल ये सारे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेन गुवेर का दौरा रद्द हो गया है, ये एक बड़ी बात है। क्या दुनिया ने गजा को भुला दिया है? ईरान की जंग खत्म होते ही अब गजा के लोग खुद कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें उनसे हट गई हैं। उनका कहना है कि अब इसराइल जो चाहे कर रहा है लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा। 4 जुलाई को ये रिपोर्ट सामने आती है और रिपोर्ट बहुत से सवाल उठाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा के रहने वाले लोगों ने कहा है जैसे ही अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई पूरी दुनिया गजा और वहाँ की तबाही को भूल गई। हम याद दिला रहे हैं आपको रोज़। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनियों का कहना है कि अब गजा के लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इसराइल लगातार लोगों को मार रहा है, तबाही मचा रहा है, गजा पर अपना कब्ज़ा बढ़ा रहा है, लेकिन दुनिया में कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में जो पूरी जंग फैली उसकी शुरुआत गजा से ही हुई थी, लेकिन आज वही गजा कह रहा है कि पूरी दुनिया उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ गई है। खबर लेबनान से, जहां सवाल उठ रहा है कि क्या इसराइल ने लेबनान को धोखा दे दिया है। जिस समझौते को कई लोग इसराइली फ़ौज की वापसी का रास्ता समझ रहे थे, अब उसी पर इसराइल ने नया रुख अपना लिया है। और अगर इसराइल की ताज़ा बात मानी जाए तो उसकी फ़ौज फ़िलहाल जनूबी लेबनान को छोड़ने वाली नहीं है। 4 जुलाई को अमेरिका में इसराइल के एम्बेसडर येचिएल लिएटर ने कहा कि इसराइल और लेबनान के बीच हुआ समझौता इसराइली फ़ौज की वापसी के बारे में नहीं है, वापसी की कोई गारंटी नहीं है। उसने कहा कि इस समझौते का असली मकसद हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह यानी कि हिजबुल्लाह को निहत्ता करना है और इसराइली फ़ौज तभी पीछे हटेगी जब लेबनान की आर्मी लितानी दरिया के जुनूब वाले इलाकों पर पूरा कंट्रोल हासिल कर ले और हिजबुल्लाह की वहाँ कोई भी
आर्म्ड मौजूदगी, हथियार बंद मौजूदगी ना रहे। यानी जिस समझौते को लेकर ये उम्मीद बनाई जा रही थी कि इसराइल साउथ लेबनान से निकल जाएगा, अब खुद इसराइल कह रहा है कि उसकी फ़ौज की वापसी किसी तय तारीख से नहीं बल्कि ज़मीनी हालात से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर इसराइल की बात सही मानी जाए तो इसका मतलब साफ है कि समझौते का मकसद फ़ौज हटाना नहीं बल्कि पहले हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या लेबनान को एक बार फिर ऐसे समझौते में उलझा दिया गया है जिसमें इसराइल की वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर एक बार फिर से ज़ुबान से सख्त हमला बोला है। एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत अपनी सियासी ज़िंदगी बचाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को लगातार जंग में झोंक रही है और ख़ास तौर पर लेबनान और सीरिया को चैन से नहीं रहने दे रही। 4 जुलाई को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल की फोर्सेस गज़ा में अब भी गैर कानूनी और गैर इंसानी हमले कर रही हैं। एर्दोगान ने कहा कि मौजूदा इसराइली हुकूमत जंग की आदी हो चुकी है, उसे हर वक्त बस जंग लड़ना है और उसे एक बार फिर पूरे रीजन को बारूद और खून खराबे में डुबाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एर्दोगान का ये बयान साफ दिखाता है कि तुर्की अब सिर्फ गज़ा ही नहीं बल्कि लेबनान और सीरिया के मसले पर भी खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त बयान दे रहा है। दोस्तों, डिप्लोमेसी में सख्त बयान भी दुश्मनी की तरह देखे जाते हैं, वरना कौन किसके खिलाफ बोलता है। और इसराइल के लिए ईरान के साथ साथ तुर्की भी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बताइए, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ कितने लोग इसराइल के खिलाफ सख्त बयान देते हैं? दोस्ती में सख्त बयान नहीं दिए जाते। जब दोस्ती ना रखनी हो तो सख्त बयान दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ बड़ी और मिक्स्ड अपडेट्स की, एक साथ छोटे छोटे में। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी और दोनों को उनके कदमों का जवाब, उनके हमलों का जवाब कानूनी और दूसरे रास्तों से देने की कोशिश की जाएगी। यानी अदालत में ले जाएगा इसराइल और अमेरिका को ईरान। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की आखिरी रसूमात जारी हैं। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अपने वालिद की कई दिनों तक चलने वाली आखिरी रसूमात में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है ईरान के तरफ से। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी हिम्मत, क़यादत और ईरान पर उनका गहरा असर हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए MOU को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों मुल्कों के बीच बनी समझ को नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर गज़ा में इसराइली हमले लगातार जारी हैं। ताज़ा हमलों में बेतलाहिया में 2 फ़लस्तीनी मारे गए हैं जबकि गज़ा सिटी में भी एक फ़लस्तीनी की जान चली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।